दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने पहले वीडियो में देखा था कि कोशिका क्या होती है, कैसे कार्य करती थी, सबके बारे में देखा था। दूसरा वीडियो लेके आए हैं पाचन तंत्र के बारे में। देखेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। पाचन तंत्र का एक मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन का अर्थ क्या होता है कि एक लाइन में समझिए पाचन क्या होता है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तंत्र मतलब क्या? तंत्र मतलब एक होता है सिस्टम। सिस्टम मतलब व्यवस्था। ठीक है, कई सारे अंगों का एक साथ कार्य करना तंत्र यानी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, शुरू करते हैं आगे की हेडिंग एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल। ठीक है, लिखा हुआ है। यह क्या होता है कि माउथ से एनस तक यानी मुख से गुदा तक जो फैली होती है उसको कहते हैं आहार नाल। ठीक है, यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कभी मत बोलना, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, एक और बात है कि माउथ से एनस तक जो फैली होती है हमारी आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है खासकर हायर क्लास के लोगों के लिए। ठीक है, अगर हम दूसरी हेडिंग अगर आहार नाल में पहली हेडिंग देखें तो पहला आता है माउथ एंड माउथ कैविटी यानी मुख और मुख गुहा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? जाहिर सी बात है, मुख में हम लोग देखते हैं दांत होता है, जीभ होता है, जबड़ा होता है, बस। और भी होता है जैसे लार वार ग्रंथियां होती हैं। तो ग्रंथियों का चैप्टर मतलब मैं ग्रंथियों के बारे में वीडियो अगला हमारा वीडियो ये रहेगा कि ग्रंथियों क्या होती हैं, कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, आज के लिए मतलब कि इसको देखिए कि हमारी आहार नल क्या होती है। ठीक है, ऐसी बात है, हमारे मुख में दांत होता है, जीभ होता है और जबड़ा होता है। अगर हम दांत की बात करें तो दांत कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप का। 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। पहला है इंसाइजर मतलब कृंतक, हिंदी में कहते हैं कृंतक। दूसरा है कैनाइन मतलब होता है रजनक होता है। थर्ड है प्रीमोलर, उसके बाद है मोलर। इसको कहते हैं अग्र चमर्णक, इसको कहते हैं चमर्णक। ठीक है, अब देखते हैं इंसाइजर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, प्रीमोलर क्या होता है और मोलर क्या होता है। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि हमारे आगे का दांत जो होता है चाटू, उसको हम कहते हैं इंसाइजर। उसके बाद एक एक देखेंगे तो नुकीला टाइप का होता है जिससे हम लोग गन्ना चूसते हैं बढ़िया से चीरने फाड़ने का। जब खास करके जब हम लोग मांस वांस खाते हैं तो उसमें मतलब कि हमारा ये रत्नक कैनाइन दांत कार्य करता है उसको चीरने फाड़ने के लिए। शेर को देखा है कभी? शेर में ये कैनाइन वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। शेर क्या, चुड़ैल को देखा है कभी? चुड़ैल में देखता है जब मुंह खोलती है ऐसे करता है, उसके बाद बड़ा बड़ा दांत निकलता है, डर जाते हैं लोग। चुड़ैल में ये सब ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम देखें कि प्रीमोलर क्या होता है कि यह बच्चों में एब्सेंट होता है, मतलब कि बच्चों में पाया ही नहीं। देखिए लिखा है यहाँ पे नो चाइल्ड, यह बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मोलर की तो यह बच्चों में पाया जाता है, लेकिन कितने? सिर्फ 2। थर्ड वाला मोलर नहीं पाया जाता। यह संख्या में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर कहेगा कि मोलर में कौन सा मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता, तो आप लोग कहेंगे थर्ड वाला जो मोलर होता है वह बच्चों में नहीं पाया जाता है। और हमारा जो ये प्रीमोलर है यह भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों को देखा है कभी? 4 दांत आगे रहते हैं, उसके बाद खाली रहता है, फिर पीछे रहते हैं। देखिएगा। और दांत क्या करते हैं? दांत हमारी सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। पता लगा दांतें नहीं है, मुंह एकदम पिचके ऐसे बिना मतलब देखने से भी खराब लगता है। गाँव में बुढ़े लोगों को देखा है कभी? मतलब कि दांत नहीं रहता, दिखते कैसे सिकुड़ जाता है, ये करते रहते हैं। अच्छी बात नहीं है फिलहाल। लेकिन देखिए एक और पॉइंट है कि दांत जो होता है कठोर ऊतकों से बने होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि दांतों को हड्डी समझा जाता था, इसको हड्डियों में जोड़ा जाता था, लेकिन अब क्योंकि साइंस डेवलप हो चुका है इसलिए यह कठोर ऊतकों से बना होता है। एक बात और बात है कि हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा पाया जाता है, तो वह है इनेमल, जो कि दांत की ऊपरी सतह यानी कि जो सफेदी को बनाए रखता है वह होता है इनेमल। ठीक है, और उसके बाद एक और है कि दांत में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो जबड़ा होता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए और कुछ बता? हाँ, दंत सूत्र देख लीजिए।
दंत सूत्र जो होता है, या मतलब कि इसके अध्ययन को, दांत के अध्ययन को ओडोडेंटोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। अगर हम दांत के सूत्र की बात करें तो 1 2 3 यानी 21 23 याद कर लीजिए, उसमें 2 से गुणा करा दीजिए, बस सारा मामला फिट हो जाएगा। अब ये कैसे देखेंगे, अगर हम इसमें जोड़ी लगा दें, जोड़ी, ठीक है, दो जोड़ी मतलब क्या, 4। अगर इसमें भी जोड़ी लगा दें, एक जोड़ी मतलब 2, फिर से जोड़ी, 2 मतलब 4, 3 मतलब 6। अगर हम बात करें कि या इसको मान ले इंसाइजर, इसको मान ले कैनाइन, इसको मान ले प्रीमोलर, इसको मान ले मोलर, और उसके बाद इसमें जोड़ी लगा दें, जोड़ी का मतलब क्या, 2 उसका दुगना। अगर उसके बाद इन सबको मतलब कि कराने के पश्चात 2 से गुणा करा दीजिए, आ जाएगी पूरे दांतों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। एक और बात, अगर पूछेगा, कभी भी पूछेगा कि मानव शरीर के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, या फिर कुल कितने दांत पाए जाते हैं मानव शरीर के जीवन काल में, आप लोग सट्ट से बता दीजिएगा। 20 + 32 बराबर 50 52 हो गया, सॉरी 52 दांत हमारे जीवन काल में उगते हैं। इसमें से जो होता है 20 दांत होता है, या 2 बार वृद्धि होता है, या जीवन में 2 बार उगते हैं। शुरू में क्या होता है, दूध के दांत होते हैं, यही 20 बच्चों में जानते हैं, जानने के पश्चात उखड़ जाते हैं, उखड़ने के पश्चात नए जन्मते हैं, उसके बाद ये सब होता है। ठीक है, यहाँ तक मामला फिट होना चाहिए। दांत खत्म हो गया, दांत खत्म होने के पश्चात आते हैं जीभ पे, टंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, टंग, अगर टंग की बात करें तो मान लीजिए ये देखिए हमारी जीभ है, अच्छी लग रही है, ये हमारी जीभ है। जीभ में अगर देखें तो सबसे आगे का भाग यहाँ पे होता है स्वीट यानी मीठा। आप लोग को मिठाई ज्यादा पसंद है, सुनने में आया है तो लंदन में रहती है, मतलब सुनने में आया था कि आप लोग को मीठा ज्यादा पसंद है। तो आगे का जो पोर्शन होता है वो स्वीट होता है यानी मीठा होता है। उसके बाद यहाँ पे आइए, इसके किनारे किनारे के भाग में, जैसे मान लीजिए हमारी जीभ लटकी हुई है, ये हमारी जीभ है, ये लटकी हुई है, तो ये होता है शैली यानी कि नमकीन, ये नमकीन होता है। और ये क्या होता है, श्योर मतलब कि खट्टा। ठीक है, ये होता है खट्टा। और ये बीटर माने सब लोग जानते हैं, कड़वा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। शुरू में क्या होता है, मीठा के बाद नमकीन, उसके बाद खट्टा के बाद बीटर यानी कड़वा। ठीक है, ये हो गई हमारी जीभ। अगर जीभ की बात करें तो देखिए, इसमें जीभ में सल्की दो वाली, चलिए कोई बात नहीं, जीभ में सल्की एपिथेलियम का श्लेष्मिक आवरण होता है। ठीक है, श्लेष्मिक आवरण होता है। अब ये श्लेष्मिक आवरण क्या करता है, या म्यूकस का स्राव करता है। म्यूकस मतलब समझ पा रहे हैं, म्यूकस को ऐसे समझिए कि एक लेई। ठीक है, अगर हमारे शरीर में म्यूकस नहीं रहेगा तो हमारे शरीर सूख जाएगी, किसी काम के नहीं रह जाएंगे, तो लेई समझिए। ठीक है, म्यूकस का स्राव करती हैं, जिससे हमारा भोजन अंदर की ओर खिसकता चला जाता है। ठीक है, अगर पता लगा जीभ ही नहीं है तो समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें देखिए और क्या लिखा है कि आगे के 2/3 भाग पर, यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है, आगे के 2/3 भाग पर अंकुर, छोटे छोटे दाने। अगर जीभ को निकाल के जूम करके देखा जाए, यानी शीशा ले लीजिएगा एक आप लोग, जी हाँ आप लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। शीशा लेने के पश्चात अपनी जीभ को बाहर निकाल के देखिएगा ना, तो उसमें छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। जी हाँ, अंकुर पाए जाते हैं, तथा शेष लसिका गांठें पाई जाती हैं। लसिका गांठें भी पाए जाते हैं अगर आप लोग बढ़िया से देखेंगे तो। इसीलिए हमारी जीभ क्या होती है, खुरदुरी होती है। ठीक है, जी हाँ, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पूरा दांत के बारे में, जीभ के बारे में हो गया। अगर हम जीभ के बाद, यानी कि यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा मुख, मुख में आ गए हमारे दांत, दांत में होने के पश्चात हमारी हो गई जीभ। अब ये जीभ कहाँ जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी। अगर हम देखते हैं कि अब आ गया, इसके बाद देखिए माउथ हो गया, माउथ के बाद जीभ हो गई, माउथ में पूरा हो गया। माउथ के बाद दूसरा आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स मतलब कृष्णि। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में कृष्णि बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेरिंक्स। आप लोग अंग्रेजी थोड़ा ज्यादा देखिएगा। फेरिंक्स इसके क्या होते हैं, मतलब ये क्या होती है, ये इसके मतलब 3 भाग होते हैं। फेरिंक्स के 3 भाग होते हैं, नासोफेरिंक्स,
ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम ये वाला पोर्शन पूरा ग्रसनी मानते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये वाला पोर्शन पूरा ग्रसनी मानते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला पोर्शन क्या हो गया, नासोफैरिंग्स, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया नासोफैरिंग्स। अगर हम यहाँ पे 3 भागों में इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे अगर इसको देखें, यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो ओरिंगोफैरिंग्स हो गया, ओरोफैरिंग्स हो गया। उसके बाद जो कंठ वाला भाग है यहाँ पे होता है लैरिंगोफैरिंग्स। ठीक है, आगे चल के देखते हैं इसके जो 3 भाग होते हैं। देखिए नासोफैरिंग्स में क्या क्या पाया जाता है, इनमें यूस्टेकिन नलिका होती है। यूस्टेकिन नलिका क्या होती है, आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपका जो मुख का कनेक्शन, आंख का कनेक्शन और कान का, आंख नहीं है, नाक, मुख और कान तीनों का कनेक्शन एक ही जगह होता है। जी हाँ, कभी कभी देख लेना आप लोग, आंख का भी होता है, आंख में अगर ड्रॉप डालते हैं तो मुख में आ जाता है कभी, आप लोग ध्यान दीजिए। तो नासोफैरिंग्स में इनमें यूस्टेकिन नलिका होती है। यूस्टेकिन नलिका क्या होती है, आंख, कान, नाक तीनों से अटैच रहती है, कान से भी अटैच रहती है। यहाँ पे यूस्टेकिन नलिका पाई जाती है। आपसे एक विषय, यूस्टेकिन नलिका किस भाग पर पाई जाती है, तो आप लोग झटके से बताइएगा। फैरिंग्स के नासोफैरिंग्स भाग में पाई जाती है। ठीक है, ओरोफैरिंग्स थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाला पोर्शन यानी कि मध्य वाला भाग, इनमें लिम्फ ग्रंथि से बने 2 अंडाकार, क्या लिखा है यार, पेलेटाइन टॉन्सिल होते हैं। यहाँ पे 2 अंडाकार क्या होते हैं, पेलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा। अगर हम बात करें लैरिंगोफैरिंग्स की तो ये अंतिम वाला भाग देखिए, इसमें क्या लिखा है, कंठ के पीछे, यानी कि एक प्रकार से कहें कि ग्रसनी का भी अंतिम भाग है। कंठ के पीछे इनमें श्वास नली, ग्लॉटिस व घंटी द्वार होते हैं। ये देखिए, यहाँ तक समझ गए, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अगर हम इसको पूरा मुख मान लें, ये कुछ इस प्रकार से होता है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे होता है, उसके बाद ये आता है। तो यहाँ पे हो गया आपकी घंटी द्वार, यहाँ पे घंटी लटकती होगी। आप लोग कभी मुख खोल के बढ़िया से जीभ निकाल के शीशे में देख सकते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, यहाँ पे देखिए ऐसे आंखें की बनी रहती है, उसके बाद हंसता रहता है, हमेशा ऐसे लटकता रहता है, ऐसे झूमता रहता है बढ़िया से। ये क्या काम करता है कि अगर मान लीजिए कभी भोजन निगलते समय ये घंटी क्या कर लेती है, नासोफैरिंग्स को बंद कर देती है, उधर चली जाती है, नासोफैरिंग्स को बंद कर देती है, जिसके कारण यह भोजन नासोफैरिंग्स में यानी नाक में न जाने पाए। ठीक है, और अगर बात करें कि ये क्या होता है, ग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस जो होता है, इसको ओरिजिनल में इपिग्लॉटिस कहते हैं। यह क्या काम करता है, यह हमारे श्वास नली और भोजन वाली नली के बीच में एक प्रकार से ढक्कन का कार्य करता है। जब कभी हम भोजन निगलते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेता है, और जब कभी हम भोजन मतलब श्वास लेते हैं तो यह खुल जाता है ऑटोमेटिक। अगर हम बात करें कि कैसे खुलता है कैसे बंद होता है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज था, तो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। इस प्रकार से होता है, यहाँ से इसको मान लेते हैं हम श्वास नली और इसको मान लेते हैं आहार नली। ठीक है, इसमें भोजन आएगा। अगर मान लीजिए हम सांस के द्वारा सांस ले, नाक के द्वारा सांस ले रहे हैं, नाक के द्वारा सांस लेने के पश्चात हमारी हवा आ रही है, आने के पश्चात ये थोड़ा सा सिकुड़न टाइप में रहता है, ये सिकुड़ा रहता है, इसमें श्वास नहीं जा पाती है, क्योंकि इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। अभी इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा हमारा श्वास नली पे रहेगा, मतलब कि फेफड़े से संबंधित है, तो उसमें अच्छे से समझाएंगे। तो श्वास नली में क्या होता है कि सी आकार के कुछ छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले पाए जाने के पश्चात ये वाली नली जो होती है हमेशा फूली रहती है, और ये वाली नली हमेशा पिचकी रहती है, इधर की दीवारें इधर टेढ़ी रहती हैं, तो इसमें हवा न जा करके इसमें चली जाती है। ठीक है, जब कभी हम भोजन निगलते हैं तो ये वाला पोर्शन इसको ऐसे ढक देता है, भोजन ऐसे इधर चला आता है। अच्छा हाँ, एक बात और कि हमारी जो इपिग्लॉटिस होती है यह ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। जब कभी हम खाना खाने बैठते हैं तो कभी कभी किसी की याद में डूबे रहते हैं, सोचते रहते हैं यार पहली बार गए थे,
एक लड़की थी, इतना अच्छे से मुझको देख रही थी, इतना गजब वो मुस्कुराई थी। दूसरा पहले इसको ध्यान दो, वहां भी मत ध्यान दो। तो इपिग्लोटिस किसके कंट्रोल में होता है? ब्रेन। तो ब्रेन हमारा कहीं और बिजी है, किसी लड़की के मामले में बिजी है। तो हम लोग खाना निकलते हैं तो ये एपिग्लोटिस ब्रेनोस कहता है, ब्रेन साहब, दिमाग जी, हमको बताइए किधर घूमना है, श्वास नली की ओर ढकना है या फिर आहार नली की ओर ढकना है। तो मतलब ये किसी और के ख्याल में खोया रहता है। तो एपिग्लोटिस कभी कभी कार्य नहीं करती है, तो हल्का सा ही बंद हो पाती है, जिसके कारण भोजन आधा तो है लेकिन थोड़ा सा बच के इसमें भी चला जाता है। इसमें जाने के पश्चात तगड़ा खांसी आती है, खांसी आने के पश्चात तब जाके चावल वावल जो होता है बाहर निकलता है। तो किसी कोई हमको याद करता तब खांसी उसी नहीं आती है, हिचकी नहीं आती है। जब कभी हम खुद ही ख्यालों में डूबे रहते हैं तब हमको हिचकी आती है। ठीक है, आज के बाद जान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एपिग्लोटिस हो गया। एपिग्लोटिस क्या काम करता है? भोजन को किस नली में जाना है यह निर्धारित करने का कार्य करता है। एपिग्लोटिस कंट्रोल किसके द्वारा होती है? तो वो ब्रेन के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा कृष्णी, ये हो गया हमारा नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स। यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये घंटी द्वार है, घंटी द्वार जानते हैं ना, यहाँ पे घंटी लटक रही होती है, हंसता रहता है, हमेशा ऐसे झूलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एपिग्लोटिस समझ गए? एपिग्लोटिस समझ गए? जी हाँ। एक बात और देखिए, यह जो फेरिंक्स होती है यानी कृष्णी होती है, कीट की तरह संरचना होती है इसकी। ठीक है, कीट की तरह इसकी संरचना होती है। और देखिए इसमें दोनों द्वार खुलते हैं। ठीक है, बाइल डक्ट एक प्रकार से कहें तो, बाइल डक्ट नहीं, सॉरी, इसमें दोनों द्वार मतलब यही कि एक श्वास वाला मार्ग, एक आहार वाला मार्ग। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार की खुलती हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम पीछे खड़े हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे देखते हैं। आगे का भाग होता है ओइसोफेगस। ठीक है, कृष्णी हम लोगों ने पढ़ लिया था। कृष्णी मतलब कृष्णी को अंग्रेजी में कहते हैं फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स हमने 3 बार बताया था, ओरिंगो, ओरो और लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, उसके बाद आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रास नली। आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये ओइसोफेगस, बहुत अंदर करता है। ठीक है, ग्रास नली यानी ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो होती है हमारी क्या होती है कि जहाँ पे मान लीजिए क्या है हमारा कृष्णी यानी वही वाला पोर्शन फेरिंक्स, फेरिंक्स से यहाँ स्टमक तक का भाग जो होता है उसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, ओइसोफेगस बोलते हैं। ओइसोफेगस देखिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी म्यूकस ग्लैंड उपस्थित होता है। अब म्यूकस क्या है? म्यूकस अभी हमने बताया था कि म्यूकस होता है वो चिकनाहट को मतलब बनाए रखता है। ठीक है, एक प्रकार से यानी लेई का कार्य करता है, जिससे कभी भोजनवा अंदर हो जाए तो सीधे सीधे में चला जाए। ठीक है, ओके, म्यूकस उपस्थित होता है, म्यूकस मतलब समझ गए ना, लेई। ठीक है, और ये देखिए क्या लिखा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी क्रमानुकुंचन गति। ये क्या होती है? इसी के द्वारा ही भोजन आगे की ओर खिसकता है हमारी आहार नली में। ठीक है, आहार नली में क्या होता है? क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन आगे की ओर खिसकता है। तो बस देख लीजिए क्रमानुकुंचन गति क्या होती है। मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप क्या है यार, एक सांप का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई नागिन है, या नागिन है, नागिन क्या की एक मेंढक इतना मोटा सा है, मेंढक को क्या की निगल लिया। अब क्या हुआ कि निकलने के पश्चात ये जो नागिन है आपकी, एक मिनट उदाहरण दे रहे हैं थोड़ा सा, ये आपकी मान लीजिए नागिन है, नागिन क्या की एक मेंढक को क्या की निगल ली। टारा बोलता है ना, आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलते पीले पीले। मान लीजिए इतना बड़ा सा मेंढक है, मेंढक को निगल लिया। अब निगलने के पश्चात क्या होगा, ये थोड़ी ना इसको निगले रहेंगे, धीरे धीरे अपने ये वाले शरीर को थोड़ा सा पचकाएगी, यहाँ वाला पोर्शन को, यहाँ वाले पोर्शन को क्या करेगी, पचकाएगी, और यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट मतलब अंदर को ढकने लेगी। ये जो होगा मान लीजिए मेंढक है, मेंढक धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन चौड़ा होगा, ये वाला पोर्शन
मुड़ेगा यार, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे आगे की ओर खिसकेगा। ऐसे ही क्रिया हमारी आहार में होती है। कभी कभी ठेकार से लील लेते हैं, मान लीजिए रोटी का बोला जो बढ़िया से लील निकल ली, मसाला अंदर जा ही नहीं रहा, अटका है, पानी पीते हैं तब जाकर जाता है। तो क्या करता है कि ये यहीं पे मतलब कि एक प्रकार से कहें कि ससक जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसमें क्रमानुपंचन दर्ज होती है। ऐसे ऊपर का भाग सिकुड़ता है, नीचे का भाग थोड़ा सा चौड़ा होता है, ऐसे धीरे धीरे वो नीचे आता है। इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। कोई भी पूछेगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। अगर नंबर 3 पे आता है स्टमक। स्टमक क्या होता है, 3 भाग होते हैं इसके। ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो बोलते हैं स्टमक। ये क्या होता है, जे आकार का होता है, ठीक है। जे आकार की संरचना होती है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ। बाकी आगे जब मैं 11 का वीडियो शुरू करूंगा तो पाचन और अवशोषण चैप्टर का नाम है, तो उसमें मैं लिखाऊंगा, ठीक है। इसको देखिए, पहला भाग होता है कार्डियक, या मतलब बच्चों में कम विकसित होता है। अब देखिए कार्डियक का क्या होता है, ये पहला वाला भाग, मान लीजिए इसको हमने 3 भाग कर दिया, 3 भाग कर दिया। ये पहला वाला भाग क्या होता है, कार्डियक भाग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए भोजन अंदर तो आया, अंदर आने के पश्चात यहाँ पे कोई ना कोई तो वाल हो गई। वाल यानी कपाट, स्फिंक्टर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुपये में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में बोलते हैं कपाट, ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में बोलते हैं कपाट। यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर लगे होते हैं। मतलब कि कुल मिला के इसका कार्य सिर्फ इतना होता है कि जो भोजन अंदर आया है हमारी कार्डियक यानी आमाशय में पहुंच गया है, या दोबारा वापस ना होने पाए, इसलिए यहाँ लगा होता है, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर का मतलब यह क्या होता है, बच्चों में कम विकसित होता है। इसलिए देखते हैं कभी कभी बच्चा दूध पिया रहता है, उसके बाद खिलाते हैं, अले मेले भैया, अले मेले भैया करते रहते हैं, उसके बाद गिलिया मारते हैं, गिलिया मारते हैं, तो बड़े छोटे का लिहाज नहीं होता, पलटी कर देता है। वही कह रहा है कि यहाँ कार्ड मतलब बच्चों में कम विकसित होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आगे चलते हैं फंडिक भाग पे। फंडिक भाग में क्या होता है कि भोजन एकत्र होता है। यहाँ पे देखिए आया, आराम से आके बैठ गया, बैठने के पश्चात इसमें HCl वगैरह का स्राव होगा, फिर आगे चलेंगे, आगे क्रिया करेंगे, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 वाला भाग क्या है, पाइलोरिक भाग। ये वाला भाग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। स्टमक का यही भाग आंत में प्रवेश करता है। क्या दोस्तों, ये वाला भाग अब आगे जाके आंत में ही तो जुड़ेगा, ठीक है। ये वाला भाग आंत में जाके जुड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टमक। अगर हम इसके कार्य के बारे में देखें, अगर इसके हम कार्य के बारे में देखें तो पहला कार्य है भोजन संग्रह करता है। भोजन एक आगे यहीं पे एकत्रित होता है ना, ठीक है। नंबर 2 क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा गैस्ट्रिक जूस का स्राव करता है। हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथियां, या फिर कहें कि अग्न्याशयी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अग्न्याशयी ग्रंथियां क्या काम करती हैं, गैस्ट्रिक जूस यानी पाचक रस का स्राव करती हैं। पाचक रस का क्या काम होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं करता मेरे दोस्तों। पूर्ण रूप से पाचन हमारी आंत में होता है, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है, ठीक है। अगर अगले कार्य की बात करें तो HCl द्वारा जीवाणु को नष्ट किया जाता है। हमारा HCl जो होता है वो आमाशय की दीवारों द्वारा तो सीक्रेट किया जाता है, छोड़ा जाता है। ये क्या काम करता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है। अगर हम अवशोषण की बात करें तो क्या हमारे कोई पूछता है कि क्या हमारे स्टमक में अवशोषण होता है, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल होता है। स्टमक कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या होता है अवशोषण, शर्करा का अवशोषण होता है, अल्कोहल का अवशोषण होता है, वह जलीय पदार्थों का अवशोषण होता है। जलीय पदार्थों में जैसे विटामिन मान लीजिए, विटामिन C मान लीजिए, ठीक है। जलीय पदार्थों का अवशोषण होता है, ठीक है। अगर हम अगले कार्य की बात करें, यही स्टमक में तो क्या होता है, पाइलोरिक के म्यूकोसा स्तर में देखिए आहार नाल के जो होते हैं 4 भागों में डिवाइड किए, मतलब कि अगर हम उसको काट के देखें तो उसके 4 भाग होते हैं। अभी हम आगे बताएंगे। तो एक स्तर होता है, मतलब 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर में से एक स्तर होता है म्यूकोसा स्तर, ठीक है। म्यूकोसा स्तर में गैस्ट्रिन हार्मोन, इसका मतलब हार्मोन समझिएगा,
गैस्ट्रिन हार्मोन जो गैस्ट्रिक जूस का नियंत्रण करता है। मतलब ये समझिए कि जो पाइलोरिक ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ वाला पोर्शन, इसमें क्या पाए जाते हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन्स निकलते हैं। मतलब ये हार्मोन क्या काम करते हैं? जो गैस्ट्रिक जूस है, यहाँ से जो एक प्रकार से माने कि HCl को कितना निकलना है, ये कौन कंट्रोल करता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ जी। आगे देखते हैं, चौथे नंबर पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब थोड़ा सा इसको हम मिटा के समझा देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या? 1 मिनट क्षण रुक जाइए।